धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे साथ बैठे हुए हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक विक्रम रंधावा जी। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि दोस्तों इमरजेंसी के मौजू को लेकर के ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, तो बहुत लंबा समय ना लेते हुए सीधा चर्चा पे आते हुए सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये हम इमरजेंसी की बातचीत, ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि एक ऐसा नामुराद कालखंड जो याद करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। तो शायद इसलिए ये अनिवार्य है इसको याद रखना कि ये परिस्थिति फिर से ना हो, इसे फिर कोई दोहराए ना, और विशेषकर जब दूसरी पीढ़ी सक्रिय हो चुकी हो तो उसे ये परिचित करवाया जाए कि वो जमाना कैसा था जो शायद उन्होंने नहीं देखा। अब ये 1975 से लेकर के 1977 का ये कालखंड रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि उस समय का कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं था जिसके जीवन को उसने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में न छुआ हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जिसका जीवन अछूता रहा। किसी को जेल खाने भेज दिया गया, किसी को लाठी खानी पड़ी, किसी को यातनाएं झेलनी पड़ी, किसी को अंडरग्राउंड रह करके गुजारा करना पड़ा, और किसी किसी की तो नसबंदी भी हो गई। और इसी दौरान देश ने और विश्व ने कई नए व्यक्तित्व, नए शख्सियत उभरते हुए देखे। कई पुरानी धारणाएं जाती रही, कई नई परसेप्शंस बनी। जयप्रकाश नारायण जो आजादी से पहले के नेता थे, एक नए अवतार में प्रजातंत्र के रक्षक बनकर के सामने आए, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मुझे आज तक जनसंघ और राष्ट्रीय केंद्र संघ को लेकर के जो गलतफहमी थी वो दूर होती रही। जब नानाजी देशमुख ने अपना हाथ आगे करके उन पर बरसने वाली लाठी से उनको बचाया, ये कहते हुए कि इस समय देश को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्ता के रूप में, एक मास लीडर के रूप में क्षितिज पर पहली बार जिस बुलंदी से चमके, ऐसे पहले ना था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरुण जेटली जी रातों रात नेशनल यूथ आइकॉन बन गए। चंद्रशेखर जिन्हें पहले यंग टर्क कहा जाता था कांग्रेस पार्टी में, उनका कद रातों रात इतना ऊंचा गया कि वो बाद में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। किसी ना किसी तरह से हरेक के जीवन में परिवर्तन आया। हम सब लोग भी तब, मैं तो नया नया कॉलेज में गया था, और जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके सामने वो संघ की एक शाखा लगती थी जिसे युवा शाखा कहा करते थे। और मैं तो नहीं जाता था शाखा में, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे हमारी क्लास लग जाती थी। लेकिन जो हमारे आगे पीछे से हमारे सीनियर्स थे वो मेरे ही कमरे में अपने कपड़े बदलते और जाते। और एक दिन जब उनका आना अचानक बंद हो गया तो हमने समझा कि कोई कॉलेज का टूर वूर आया होगा। लेकिन 2-1 दिन के बाद एक सीनियर अधिकारी आए संघ कार्यालय से, ये कहने के साथ उनका पूछिएगा किसी को, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में शाखा पर छापा पड़ा और सबके सब जेल खाने चले गए। और आज जो लोग कहते हैं कि पत्रकारों पर किसी तरह से दबाव है, वो शायद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई जमाना नहीं देखा। इस तरह का आयोजन होता तो एकदम यहाँ छापा पड़ता और आपको उठा करके ले जाते, ना घर वालों को पता रहता, ना दफ्तर वालों को। इसलिए कि पिछले 2-3 दिन में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ी भी हैं, बहुत बात दोहराई भी जा रही है। और इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बगैर वो दोहराए हुए जो आप पिछले तो कुछ एक दिन से बार बार सुनते रहे, कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी जिसने इमरजेंसी जैसा परिस्थिति को जन्म दिया। The genesis of emergency.
और जिन लोगों द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है, जिस संगठन के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे की सोच है। और अगर एक वाक्य में कहा जाए, इमरजेंसी वॉज अ क्यूमुलेटिव आउटकम of the legacy of Congress Party right from the date of its birth, which was 28 December 1885. जब A.O. ह्यूम ने इस दल की स्थापना की, वो स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द न्यू एलीट ऑफ इंडियंस इमर्जिंग आफ्टर मैकॉलेज इंग्लिश एजुकेशन। यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है। अवसरवादिता भी थी, अथॉरिटेरियनिज्म भी था और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति भी थी। अब आज का युग तर्क का युग है, ये भी ना लगना चाहिए कि सारे भाजपा वाले कह रहे हैं तो ये भी कह गए। तो आई लर्न नॉट टू स्पीक विदाउट एविडेंस। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बार कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर के ढिढोरा पीटे और चाहे कितनी भी बुलंद आवाज में अपने आप को स्वतंत्रता के सेनानी कहें, कांग्रेस ने कभी भी आजादी की मांग नहीं की। और ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी, बट आई एम सेइंग दिस विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट माय कमांड। 1930 तक कोई एक दस्तावेज नहीं, कोई एक रेजोल्यूशन नहीं जहां कांग्रेस ने ये मांग की हो कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहां तक कि 1930 में भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई मांग रख रही थी तो रख रही थी होम स्टेट, होम रूल, होम डोमिनियन, अर्थात हमारे अधिकारी हों और हमारे अधिकारियों के बीच होम डोमिनियन रूल्ड बाय अ गवर्नर जनरल एंड अ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश एम्पायर। और 1930 का वो वर्ष था, शायद नए लोगों के ध्यान में ना हो, जबकि भगत सिंह पर ट्रायल चल रहा था लाहौर में और रोज अखबारों में इसकी खबरें पढ़ने को मिलती। देश भर में नौजवान उत्तेजित था और भगत सिंह का यही इल्जाम था कि उसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। और उस समय भी कांग्रेस होम रूल की ही मांग कर रही थी। पहली बार ऑफिशियली कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन आई है जिसमें मांग की गई है इंडिपेंडेंस की, दैट वाज द लाहौर सेशन 1931। वो भी जैसे मैंने कहा कि अवसरवादिता की राजनीति, इसलिए कि सारा 1900 उसी अधिवेशन, जो अधिवेशन मार्च 23 से लेकर के मार्च 26 तक 1931 में, बहुत से ठीक 3 दिन पहले मार्च 21 को भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी लगा दी गई थी। सारा देश भटक उठा था, नौजवान बाहर निकल आए थे, सड़कों में उपद्रव हो रहे थे, कॉलेजों में आगजनी हो रही थी और कांग्रेस पार्टी को लगा कि वो खलक पड़ जाएगी अगर वो इस बात को समझ ना पाए। और पहली बार भगत सिंह की फांसी के बाद जो अधिवेशन हुआ लाहौर में, उसमें रेजोल्यूशन में लिखा गया कि वी डिमांड इंडिपेंडेंस। अर्थात केवल 17 बरस बचे थे आजादी। अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की जंग लड़ी है तो केवल 17 बरस, और वो भी 17 बरस ऐसे कि जब धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि अब आजादी करीब है।